हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर होगा 2.10। हमने लेक्चर 2.9 कवर कर लिया था। 2.9 में हमने क्या पढ़ा था? डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दोहरा निषेचन या उसको द्विनिषेचन भी कहते हैं। हमने आपको शुरू से लेकर आखिर तक के पूरा सब बता दिया था कि किस तरीके से हमने शुरुआत करी थी, बीच में हमने क्या क्या पढ़ा था वो सब हमने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले हमने नर का सारा युग्मोद्भव, नर युग्मोद्भव के बारे में पढ़ा था, फिर मादा युग्मोद्भव पढ़ा था। मादा युग्मोद्भव पढ़ने के बाद हमने परागण पढ़ा था, मतलब पहले मेल के बारे में पूरा पढ़ लिया, फिर फीमेल के बारे में पूरा पढ़ लिया। फिर पॉलिनेशन में, परागण में हमने क्या किया था? उन दोनों को मिला दिया था। परागण में उन दोनों को मिलाने के बाद हमने क्या किया था? उनके बीच में निषेचन की क्रिया करी थी, निषेचन की क्रिया को पढ़ा था। मतलब तो निषेचन की क्रिया हमने पूरी पढ़ ली थी। अब हम क्या करेंगे? निषेचन के बाद की क्रियाएं सारी पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। मतलब निषेचन तो हमने पढ़ लिया प्रीवियस लेक्चर, मतलब 2.9 लेक्चर में हमने पूरा वो कवर कर लिया। 2.10 लेक्चर में हम निषेचन की बाद की सारी रचनाएं पढ़ेंगे और घटनाएं पढ़ेंगे। संरचनाएं मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और घटनाएं हम उनके बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है उनके बारे में, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर अपने डेवलप करते हैं, मतलब उनकी संरचनाएं बदलती हैं, वो डेवलप होते हैं, वो विकसित होते हैं, किस प्रकार से होता है। अब चलिए हम ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। ये क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना लेक्चर। दोहरे निषेचन, दोहरा निषेचन इससे पहले वाले में हमने पढ़ा है लेक्चर में, दोहरा निषेचन, ठीक, उसको द्विनिषेचन भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन के बाद, ठीक, में भ्रूणपोष एवं भ्रूण। अब देखिए भ्रूणपोष क्या होता है, इसके बाद हमको यही पढ़ना है भ्रूणपोष के बारे में। भ्रूणपोष एवं भ्रूण, भ्रूण के नाम से तो आप सभी लोग जानकार होंगे। भ्रूण मतलब होता है एम्ब्रियो, ठीक, एम्ब्रियो मतलब वही जो हमारा फीमेल के अंदर सबसे नीचे वाला पार्ट था, उसको कहा था हमने भ्रूण, ठीक, गोल गोल सा था। के विकास की अगली घटना में, अब देखिए अगली घटना में क्या क्या चीज़ें होंगी ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक, और उसके बाद हम एक एक करके उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। बीजांड आप सभी को पता है ना, बीजांड क्या होता है? कुछ इस टाइप की जब संरचना हमने आपको बताई थी, ये क्या है हमारा, सभी को पता होगा, ये गाइनोशियम है, मतलब स्त्री केसर है, मतलब पुष्प का मादा भाग है। इसके अंदर यहाँ पर ओवरी थी, ओवरी मतलब अंडाशय, और अंडाशय के अंदर क्या हमें मिल रहा था? बीजांड, जो छोटा सा स्ट्रक्चर था, इसके अंदर यही क्या था हमारा? बीजांड। बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल भी कहते हैं दोस्तों, ठीक। बीजांड के परिपक्व होकर बीज। अब देखिए इस लाइन का क्या कहना है? बीजांड परिपक्व होकर क्या बना देता है? बीज। अब देखिए बीज कुछ इसी प्रकार की होती है, बीन शेप्ड होती है बीज, ठीक। बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने, मतलब बीजांड बड़ा होकर किस में बन गया? बड़ा होकर मतलब परिपक्व बनकर किस में बदल गया? बीज में बदल गया। तथा अंडाशय, अब अंडाशय से तो आप सभी पता ही होगा, ये हमारा क्या है? अंडाशय, ठीक। अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड। अंडाशय आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अंडाशय एक बड़ा सा घर है जिसके अंदर एक बीजांड नाम की चीज़ है, या आप कोई कमरा भी ले सकते हैं कि कोई कमरा है जिसका नाम क्या है? बीजांड है। तो ये पूरा क्या है हमारा? ओवरी मतलब अंडाशय, और उसके अंदर हमें क्या मिलता है? बीजांड मिलता है, मतलब कि ओव्यूल्स होते हैं। बीजांड परिपक्व होके क्या बना देता है? बीज बना देता है। ये हमारी क्या है? बीज है। और ये जो अंदर की तरफ गोल गोल रचना है, मतलब जहाँ पर बीजांड है, उसे क्या कहते हैं हम? अंडाशय। दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम? अंडाशय। तथा अंडाशय को फल,
अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं एवं सामूहिक रूप से निषेचन की पश्च घटना के नाम से जानी जाती है। अब देखिए आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आपको बता रही है कि निषेचन की पश्च घटनाओं में मेन होता क्या है। निषेचन की पश्च घटनाओं में कुछ नहीं, सिर्फ दो काम हमारे होंगे। पहला काम ओव्यूल मतलब जो बीजांड है वो किस में विकसित होगा, बीज में विकसित होगा। दूसरा काम क्या होगा, जो अंडाशय है हमारा वो किस में विकसित होगा, फल में विकसित होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो फीमेल वाला मतलब स्त्री वाला भाग होता है जिसको स्त्री केसर या पिस्टल भी कहते हैं, वही आगे चल के जब वृद्धि करता है, जब उसका परिवर्धन होता है तो वो फ्रूट यानी कि फल बनाता है। तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है अंडाशय, वो क्या बना देता है, फल का वो भाग जो हम खा लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सेब, सेब का जो हिस्सा आप खाते हो वो क्या होता है, राइप्ड ओवरी मतलब पका हुआ अंडाशय होता है। और उसके अंदर आपको ब्राउन ब्राउन कलर के छोटे छोटे से बीच में सीड्स देखने को मिलते हैं। वो क्या होता है, वो क्या होता है, अंदर का बीजांड यानी कि ओव्यूल्स होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ओव्यूल्स मतलब बीजांड बड़े होते हैं तो वो आगे चल के बीज बनाते हैं, और जब अंडाशय में विकास होता है तो वो आगे चल के क्या बनाता है, फल बनाता है। ठीक, या फ्रूट बनाता है। तो दोस्तों यहाँ तक ही क्लियर है आपको। अब देखिए बीजांड के परिपक्व होकर बीज बनने तथा अंडाशय को फल बनने में जब जो भी क्रियाएं होंगी यही क्या कहलाएंगी, निषेचन की पश्च घटना के नाम से जानी जाती है। तो देखिए यहाँ तक ही क्लियर है। अब चलिए अब हमारा आगे काम क्या होगा, बस बनाना शुरू कर दिए। हम क्या बनाएंगे, बीज बनाएंगे, फल बनाएंगे, हमारा चैप्टर खत्म। लेकिन इतना आसान नहीं, अब धीरे धीरे करके हम इनकी एक एक स्टेज मतलब इनके एक एक स्ट्रक्चर और इनके एक एक इवेंट्स यानी कि इनकी घटनाओं को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनमें परिवर्धन पाया जाता है। तो चलिए यहाँ तक कि आपको सारा समझ में आ गया, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद अब सबसे पहला हमारा संरचना मतलब सबसे पहली हमारी संरचना है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म कहते हैं। अब देखिए इसके नाम से ही आप इसका पता लगाइए, भ्रूण मतलब ये कहाँ मिलेगा, भ्रूण में। भ्रूण कहाँ है आपको पता है, ओवरी ओव्यूल। ठीक, तो हमें भ्रूण में मिलेगा भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। अब देखिए एंडोस्पर्म क्या चीज होती है, हम एक एक करके आपको बताएंगे। सभी पुष्पीय पौधे, अब पुष्पीय पौधे तो बताने की जरूरत नहीं है क्या होते हैं, पुष्पीय पौधे वो जिनमें पुष्प होता है। पुष्पीय पौधों में भ्रूण मतलब एम्ब्रियो के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक होता है, इसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष कुछ नहीं है, भ्रूण में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जो कि भ्रूण को क्या देता है, पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट देता है, जिसकी वजह से वो बढ़ सके। अब देखिए सबको बढ़ने के लिए मतलब डेवलप होने के लिए या परिवर्धित होने के लिए, परिवर्धन करने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए, न्यूट्रिएंट। अब हम भी हैं, अगर आप अपने आप को भी ले लें, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या आपकी वृद्धि होगी, आपका विकास होगा, आप कहेंगे नहीं, और बिना खाना खाए तो कोई रह ही नहीं सकता। तो ये भी तो एक टाइप से लिविंग थिंग ही है, मतलब एक सजीव संरचना ही तो है, और जो कि वृद्धि कर रही है, विकास कर रही है, और अपने जैसा आगे क्या बनाएगी, फल बनाएगी, जिसके लिए इसको भी क्या चाहिए, पोषण चाहिए। और वो पोषण इसे कौन देगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अब आपको समझ ही आ गया होगा एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है ताकि वो आगे परिवर्धित मतलब होता है डेवलपमेंट, मतलब उसका विकास, ठीक दोस्तों, परिवर्धित हो सके। ये हो गया, ये वाला हो गया हमारा। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, आवर्तबीजी पौधे। अब देखिए आप इन दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, हमने ये दोनों नाम इसीलिए लिखे क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही है। चाहे आप पुष्पीय पौधे कह लिए, चाहे आप आवर्तबीजी पौधे कह लिए। आवर्तबीजी पौधों को इंग्लिश में एंडोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं, आवर्तबीजी पौधों को इंग्लिश में एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब होता है कि ये कंप्लीट फ्लावर होते हैं। कंप्लीट फ्लावर मतलब हमने आपको लेक्चर 1 में ये बात बताई थी, कंप्लीट फ्लावर उन फ्लावर्स को कहते हैं जिनमें कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम मतलब बाह्य दलपुंज,
स्त्री केसर और पुंकेसर, ये चारों चीजें होती हैं। जिन पौधों में ये चारों चीजें होती हैं वो कंप्लीट फ्लावर कहलाते हैं। और मेनली वही कौन होते हैं, हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब कि आवर्तबीजी पौधे। और पुष्पीय पौधे भी कंप्लीट फ्लावर होते हैं और एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब आवर्तबीजी पौधे भी कंप्लीट फ्लावर ही होते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये दोनों एक ही है। अगर कोई भी नाम आए तो दोनों क्या है, एक ही है। ठीक, आप आराम से समझ जाइएगा। आवर्तबीजी पौधे वो पौधे होते हैं जो कि कंप्लीट फ्लावर होते हैं, इनमें चारों चीजें होती हैं। तो हम कहाँ पढ़ते, आवर्तबीजी पौधे मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या त्रिसंयोजन या ट्रिपल फ्यूजन द्वारा के फलस्वरूप बनता है। ट्रिपल फ्यूजन, आप अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जब द्विनिषेचन पढ़ाया था तो उसमें एक नाम आया था ट्रिपल फ्यूजन या कि त्रिसंयोजन। और त्रिसंयोजन में ही हमारा क्या बन रहा था, एंडोस्पर्म मतलब कि हमारा भ्रूण कोश बन रहा था। बस दोस्तों ये वही प्रोसेस है, उसी के आगे उसको टैली कर लिया गया है बस। ठीक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या त्रिसंयोजन ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बनता है। ट्रिपल फ्यूजन वो था मतलब एक तो हमारा नर युग्मक था, कल वाली बात याद करिए, एक हमारा नर युग्मक आया था और दो पोलर न्यूक्लियाई हमारे पास पहले से प्रेजेंट थे। तो दो पोलर कुछ इस टाइप से हमने बताया था, दो पोलर न्यूक्लियाई थे और इधर से एक और आ गया था और साथ में मिल गया था, तो कुछ इस टाइप की संरचना बनी थी। तो 1 2 3 कितना स्ट्रक्चर हो गया, 3, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्योंकि ट्राई मतलब ही क्या होता है, 3। जैसे मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब हो जाता है 4, पेंटा मतलब 5। वो तो हो गई केमिस्ट्री की बात, हमें वो तो पढ़ना नहीं है। तो बस इसके नाम से जैसे अगर ट्राई लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्तबीजी पौधे में या त्रिसंयोजन के फलस्वरूप बनता है और अधिकतर पौधों में या त्रिगुणित या फिर इसको ट्रिप्लॉइड भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कितनी सेल्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3 केंद्रक है, तो 3n मतलब ये क्या है, ट्रिप्लॉइड है मतलब त्रिगुणित है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2n लिखा होता तो ये ट्रिप्लॉइड नहीं था, ये डिप्लॉइड था मतलब द्विगुणित था। ठीक, अगर 1 सिर्फ n होता तो ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब केवल एक गुणित या उसको हम एक गुणित ही कहते हैं। और यहाँ 2n होगा तो द्विगुणित। अब जबकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है, त्रिगुणित, तो ये क्या है, 3n है, जिसकी वजह से इसको ट्रिप्लॉइड या त्रि मतलब ही दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 3 होता है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर हम तीसरा पॉइंट अपना लेंगे, भ्रूणपोष मतलब इम्ब्रियो सैक। अब देखिए भ्रूण के अंदर मतलब इम्ब्रियो के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इम्ब्रियो सैक। ठीक, भ्रूण कोश में हमें क्या देखने को मिलता है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में होने वाले त्रिसंयोजन ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप त्रिगुणित केंद्र मतलब 3n ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया। चलिए अच्छा हम और अच्छा बना देते हैं इसको। कुछ इस प्रकार से हमने लास्ट टर्न पे देखा था अपना लास्ट लेक्चर में, इस टाइप से था और उसके ऊपर यहाँ की तरफ 3 रचनाएं थी, कुछ इस तरीके से, याद आया। यही हमारा क्या है, 3n ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये दोस्तों हमारी न्यूक्लियस है, क्योंकि ये 3 है तो इसलिए हमने इसको कह दिया है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। 3n ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। इसी के परिवर्धन, अब देखिए परिवर्धन का मतलब क्या था, डेवलपमेंट या विकास। ठीक, इसी के परिवर्धन से एक पोषण संरचना भ्रूण पोष का निर्माण होता है। अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कुछ एक ही टाइप से सिमिलर ही है, दोनों में क्या बन रहा है, हमारा भ्रूण पोष ही बन रहा है। और ये वाला हम आपको बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप यही भी अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको नोट्स जब देखें तो आपको बिल्कुल पक्का वाला याद हो जाए। ठीक, तो इसीलिए हम एक बार और इसको दोहराए दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से सुन लीजिए। अगर कोई मतलब सही से समझ में नहीं आया है तो उसको रिपीट कर रहे हैं हम, आप अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। भ्रूणपोष मतलब एम्ब्रियो सैक में होने वाले त्रिसंयोजन ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप त्रिगुणित केंद्र बनता है। ठीक, त्रिगुणित केंद्र, वैसे आप वहाँ देख सकते हैं 1 2 3 होते हैं, इसलिए त्रिगुणित न्यूक्लियस केंद्र बनते हैं। इसी के
परिवर्धन से एक पोषक संरचना बनती है जिसको क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। और आप इसको अगर इससे देखें तो भ्रूण पोष क्या होती है, एक पोषक ऊतक होते हैं जो कि इम्ब्रियो को, यहाँ पे लिखा है हमने, जो कि इम्ब्रियो को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। खत्म, यहाँ इतना ही हमें एंडोस्पर्म में पढ़ना था। इसके बारे में इतनी जानकारी बहुत थी दोस्तों, लेकिन एक बात और, इसके प्रकार भी होते हैं। यहाँ निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। हम एक एक करके आपको इनके तीनों प्रकार के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले एंडोस्पर्म के कुछ और जानकारी हम लेंगे, जैसे कि हमने ये तो बताया आपको कि ये पोषण प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी अंकुरण के समय भी यह ऊतक पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अंकुरण होने के समय मतलब जब बीज बनते हैं, एक पौधा अंकुरित होता है, आप सभी को पता है। आप कभी ना कभी आपने देखा ही होगा कि, या आपने खुद कभी किया होगा, एक गमला हम लेते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर पानी डाल देते हैं और सोचते हैं कि कुछ दिनों बाद इसमें से पौधा निकलेगा, और पौधा निकलता भी है। सोचते हैं यार होता है, ठीक, सोचते हैं होता है, तो उसमें से क्या निकलते हैं, नए पौधे निकलते हैं। तो उसी को कहते हैं अंकुरण होना या अंकुरित होना। तो अंकुरित होने के समय मान लीजिए खाने की थोड़ी सी अगर कमी हो जाए, या कहीं से खाना अवेलेबल ना हो पाए, या आप उसको पानी देना भूल जाए, तो वो बेचारा खाना कहाँ से बनाएगा। तो उस वक्त ये एंडोस्पर्म या ये भ्रूणपोष क्या काम करता है, उसको खाना प्रोवाइड करता है। बेसिकली आप बस दिमाग में अपनी एक बात ध्यान रखिए कि भ्रूणपोष क्या काम करता है, पोषण का काम करता है। जैसे कि इसके नाम से, भ्रूण मतलब भ्रूण, पोष मतलब भ्रूण को देने वाला पोषण ही को क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। खत्म, इतनी सी बात है। फिर चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया ये कितने प्रकार के होते हैं। आवर्तबीजी पौधों में परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट के आधार पर भ्रूणपोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके तीनों प्रकार को देखेंगे। आज पूरे हम अपने लेक्चर में सिर्फ भ्रूणपोष को ही कवर करेंगे, ठीक दोस्तों। जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ एक टॉपिक को कवर किया था अच्छे से, वैसे इस टॉपिक में भ्रूणपोष को पूरा अच्छे से, एंडोस्पर्म को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। बाकी कोई टॉपिक नहीं लेंगे, सिर्फ इसी को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसके प्रकार पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने भ्रूणपोष का पहला प्रकार देखते हैं, जो कि है केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक, केंद्रीय भ्रूणपोष को इंग्लिश में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। अब हमें इसमें ये डायग्राम बनाना होगा। ये डायग्राम वैसे ज़्यादा टफ तो है नहीं, नॉर्मली बेसिकली छोटा सा डायग्राम है, और जो इसके इंग्लिश में नाम लिखे हैं, आप चाहे तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इंग्लिश में लिखना चाहें या हिंदी में लिखना चाहें। वैसे अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं याद होती है जल्दी तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं। अभी हम आपको हिंदी में इनके नाम बता देंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले केंद्रीय भ्रूणपोष को पढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला प्रकार है। इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष के केंद्र बार बार विभाजन द्वारा, विभाजन को इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, और डिवीजन मतलब होता है मतलब बढ़ जाना, धीरे धीरे करके वो बढ़ जाते हैं, बार बार बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 मतलब 32 होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं वो, ठीक। भ्रूणपोष के केंद्र बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्र बनाते हैं। अब देखिए, एक केंद्र है, ठीक। इस लाइन का मतलब है एक केंद्र है, वो विभाजन के द्वारा 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो गया, ठीक। कौन हुआ, केंद्र। ये याद रखिएगा कि जो पहला वाला प्रकार है केंद्रीय भ्रूणकोष में कौन विभाजित होगा, केंद्र ही विभाजित होगा, मतलब न्यूक्लियस विभाजित होगा। केंद्र बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत बार केंद्रक बनते हैं, जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। ये देखिए, एक परिधि में वो विन्यासित हो जाते हैं। फिर आगे हमारा पॉइंट है, भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका, जिसको सेंट्रल वैक्यूल्स कहते हैं। ये पूरा हमारा क्या है, सेंट्रल वैक्यूल है।
वैक्यूल, वैक्यूल नॉर्मली हमें हर प्लांट सेल में देखने को मिलता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं दोस्तों, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वैक्यूल्स में क्या होता है, वैक्यूलर सैक होता है। वैक्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका के अंदर पोषक तत्व, पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक दोस्तों। और इसको सेंट्रल वैक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि देख सकते हैं आप ये बिल्कुल बीच में है, इसलिए इसको सेंट्रल वैक्यूल्स कहते हैं। भ्रूणपोष के मध्य में एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है जो बाद में रिक्तिका समाप्त हो जाती है। जो बाद में ये जो रिक्तिका है ये समाप्त हो जाती है। देखिए आपको यहाँ पे वैक्यूल देखने को मिला है, नहीं वैक्यूल नहीं देखने को मिला क्योंकि उसके अंदर कौन भर गया है, सारे केंद्रक भर गए। केंद्रक प्लस साइटोप्लाज्म जिसको कोशाद्रव्य पढ़ते। चलिए आगे पढ़ते हैं पहले इसको। बाद में जो रिक्तिका हमारी है वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पे देखिए रिक्तिका हमारी समाप्त हो गई है और बहुत से जो केंद्रक व कोशाद्रव्य। अब देखिए कोशाद्रव्य बहुत सारे आपके बच्चों को पता होगा कि कोशाद्रव्य क्या है, लेकिन आप दोस्तों आप में से जिनको नहीं पता है, ये कोशाद्रव्य मतलब होता है कोशिका का द्रव्य। इसके नाम से ही देखिए बायो में बहुत ज़्यादा नाम जो होते हैं वो उससे रिलेट कर जाते हैं, ठीक। कभी कभी हम नाम को समझ के ही क्या पहचान सकते हैं कि वो क्या होता है। तो जैसे कोशाद्रव्य है, आप सब जानते हैं द्रव्य इज अ लिक्विडी फ्लूइड, यानी कि कोई वो तरल होता है, द्रव टाइप का होता है। और कोशा मतलब हो गया कोशिका। कोशाद्रव्य मतलब क्या हुआ, कोशिका का द्रव्य। कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसको कोशाद्रव्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक दोस्तों। कोशाद्रव्य इसमें भर जाता है। अब देखिए सारा कोशाद्रव्य यहाँ किनारे किनारे कोशाद्रव्य होगा, वो सब इस कोशाद्रव्य रिक्तिका में भर गया तथा बाद में इसमें अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, धीरे धीरे करके उसमें सारी कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या देखा, ये था एम्ब्रियो सैक, ये हमारा सबसे पहले भ्रूण है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण और एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण कोश, ठीक दोस्तों। और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये अभी हमने इससे पहले वाला आपको बताया था, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ये है हमारा। फिर ये आगे जाके विभाजित होगा। विभाजित होने के बाद जितना सारा इसके बीच में वैक्यूल्स हैं, ये देखिए बहुत सारे विभाजित हुए। फिर जब ये अपने सब सेंट्रल परिधि पर विन्यासित हो गए, उसके बाद बीच में हमें क्या मिला, वैक्यूल। लेकिन कुछ समय बाद ये वैक्यूल भी क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त हो जाते हैं भैया, क्योंकि जितने केंद्रक और जो हमारा साइटोप्लाज्म कोशाद्रव्य होता है वो इसके अंदर ठूस ठूस के भर जाता है, तो बेचारा ये समाप्त हो जाता है। फिर आगे हमको कुछ इस टाइप का ई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे होता है माइक्रोपाइलर एंड, याद रखिएगा माइक्रोपाइलर एंड क्या था, जो हमारे भ्रूण में नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से ओपनिंग पोर था एक, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। कुछ इस टाइप से होता था, ये हमारा बीजांड था, यहाँ पर था माइक्रोपाइल, ठीक। ये होता है हमारा माइक्रोपाइलर एंड। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला प्रकार तो खत्म हो गया। अब अपने नेक्स्ट प्रकार मतलब अपने अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा प्रकार हमारा बहुत ही ईजी है, कोशिकीय भ्रूणकोश मतलब सेलुलर भ्रूणकोश। कोशिकीय भ्रूणकोश में हमें क्या देखने को मिलेगा, आप कहेंगे कोशिका देखने को मिलेगा, कैसे, क्योंकि इसका नाम ही बता रहे हैं क्या देखने को मिलेगा। कोशिकीय भ्रूणकोश में हमें क्या, कोशिका देखने को मिलेगा। इस प्रकार के भ्रूणकोश केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशाभित्ति का निर्माण करते हैं। कोशाभित्ति का जैसे ही निर्माण होता है वो एक अलग कोशिका बना लेता है, जैसे कि विलासेरिया। विलासेरिया क्या होता है, ये एक टाइप का हमारा एग्जाम्पल है, आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। और देखिए इसका ये हो गया डायग्राम, कैसे, सबसे पहले ये हमारा क्या था, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश के ऊपर जाइगोट। अब देखिए जाइगोट आपके लिए पुरानी चीज़ होगी, जाइगोट के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। जब दो युग्मक यानी कि एक नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट अरे अपना युग्मनज, ये वही है युग्मनज, ठीक। ये हो गया ये और ये पूरा हमारा जाइगोट है, इतना क्लियर है। यहाँ पे देखिए एक केंद्रक दूसरा केंद्रक, तो ये कितनी है, 2 सेल्ड एंडोस्पर्म मतलब 2 सेल्ड एंडोस्पर्म। यहाँ आप 2 कोशिकीय भ्रूणपोष भी लिख सकते हैं। 4 सेल्ड एंडोस्पर्म, यहाँ आप 4 कोशिकीय भ्रूणपोष लिख सकते हैं, ठीक। कैसे,
1 2 3 4, यहाँ पे कितनी सेल्स है? 4 है, इसलिए ये 4 सेल्ड एंडोस्पर्म है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी हैं, अब इनको गिन तो सकते नहीं है, एक एक करके कितना गिनेंगे, तो हमने लिख दिया मल्टी सेल एंडोस्पर्म, मतलब बहुकोशिकीय भ्रूणपोष। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्रकार कंप्लीट हो गया। ये कोई ज़्यादा इसमें खतरनाक वाली चीज़ तो थी नहीं, बस हमें ध्यान रखना है ये जाइगोट है और इसके अंदर नंबर्स ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं की संख्या होती है। ये कोशिका विभाजन के थ्रू अपनी कोशिकाओं में विभाजन कर देते हैं, जिसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष। तो चलिए दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ना तीसरा भ्रूणपोष देख लेते हैं, तीसरे प्रकार का भ्रूणपोष देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी प्रकार को भी देख लेते हैं, जो कि है हिलोबियल भ्रूणकोश। इसको इंग्लिश में हिलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें भी ये क्या है? ये हमने आगे पढ़ाए हुए पहले और दूसरे के बीच का पार्ट है। देखिए, विशेष रूप से यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। यह वर्णन किए गए दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। अभी जो इससे पहले हमने आपको दोनों प्रकार पढ़ाए हैं, उनके बीच की अवस्था है ये। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशाभित्ति। अब देखिए यहाँ पे कोशाभित्ति क्या है? कोशाभित्ति जैसे कि इसके नाम से ही समझ सकते हैं आप, कोशिका की भित्ति, मतलब कोशिका के ऊपर एक भित्ति चढ़ी होती है जिसको क्या कहते हैं? कोशाभित्ति, और इसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, का निर्माण होता है। बाद में इन दोनों भागों के केंद्रक विभाजन होता रहता है और भित्ति का निर्माण नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, अभी इस सेल के ऊपर भित्ति है, यहाँ पर भी भित्ति है और यहाँ पर भी भित्ति है, लेकिन देखिए जिस टाइप से विभाजन धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं, इनके ऊपर से भित्तियाँ हट जाती हैं और ये वॉल लेस यानी कि भित्ति रहित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये वाला जो हमारा प्रकार होता है, ये क्या कहलाता है? हिलोबियल भ्रूणपोष यानी कि हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने आपको सारे एक एक डायग्राम देख के समझा दिए। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।